सो आज रखा है पेपर 2 का फुल लेंथ डिस्कशन एंड थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे पर्सनल फीडबैक भी दे दें जिसने भी अपने आंसर्स वगैरह दिए थे। तो प्रसून स्टार्ट करना जैसे भी चाहते हो। ओके सर। आई थिंक प्रसून ऐसा कर लेते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन अगर डिस्कस करना है तो पहले उसका मॉडल फ्रेमवर्क थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे एंड लेटर ऑन तुम जो इंडिविजुअल के आंसर दिखाने वो दिखा सकते हो। आई थिंक वो बेटर रहेगा ना, सो दैट सबके दिमाग में एक आइडिया बन जाए पहले से कि कैसे अप्रोच करना चाहिए था क्वेश्चन को। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करना। So, first question is basically upheavals in global geopolitics is making task of Indian diplomacy more challenging. तो इसमें बेसिकली मेरा ये अप्रोच था कि इंट्रो में तो जैसे कि आप लोग ने लिख दिया कि जो जो रिसेंट इवेंट्स हैं वो कैसे इंडियन डिप्लोमेसी को चैलेंज कर रहे हैं, बट फिर आपको ये भी उस पर लिखना चाहिए था कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बेसिकली उसकी ऑब्जेक्टिव्स होता है ना अलग अलग, कि इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, वो सब। तो ये सारे पॉइंट्स काफी मिस किए हैं लोगों ने। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ सर, तब तक आप ऐड कर सकते हैं। मैं जहाँ हाँ तक मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो बेसिकली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, upheavals in global geopolitics is making task of Indian diplomacy more challenging। तो पहले तो आपको थोड़ा सा टास्क ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी पे बात करना चाहिए। आई थिंक वो इफ यू कैन टॉक इट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ तो भी ठीक है, और मे बी यू कुड इंट्रोड्यूस विद द रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। बट दिक्कत क्या होगा कि अगर आप स्टार्ट करते हो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के साथ, वो फिर से आपको मेन बॉडी में लिखना पड़ेगा। तो बेटर अप्रोच क्या है कि इंट्रोडक्शन में आप बात कर लो जो टास्क ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी बेसिकली सबको पता है एक टूल होता है टू मीट योर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय द वे ऑफ बात करने से काम करवाने को डिप्लोमेसी बोलते हैं ना एक तरह से। सो इंट्रो हो गया, देन यू कैन टॉक अबाउट द मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो भी वर्ल्ड में चल रहे हैं। बट इसमें ध्यान क्या देना है कि आपको बताना है कि इस पे इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन था, एंड नंबर 2 हाउ वाज इट मोर चैलेंजिंग एंड हाउ डिड इंडिया हैंडल इट। ठीक है, तो इन सब पे बात करना था। अब इस पे जो मेजर इवेंट्स वो सबको पता है, जैसे ट्रम्प आ जाएगा नंबर 1 पे, ट्रेड टैरिफ ऑयल फ्रॉम रशिया, उस पे कह रहा कि फिर मैं टैरिफ और लगा दूंगा। डिफेंस में क्या एंगल आएंगे, रशिया यूक्रेन इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, इजराइल गाजा एंड ईरान वाला जो एक एंगल बनेगा, देन पाकिस्तान पहलगाम वगैरह को कवर कर सकते हो, एंड देन चाइना का भी एक एंगल कवर कर सकते हो। अब चाइना का डिफेंस वाला एंगल सबको पता है, बट आजकल चाइना कैसे अप्रोच कर रहा है कि इट इज ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट द ट्रेड एंड इट इज मेकिंग द टास्क ऑफ जो भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपका, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल्स नेसेसरी हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल कर रहा है चाइना। तो इस पे बात कर सकते हो आप। एंड बेसिकली यू हैव टू शो कि इंडिया हैज टू वॉक अ टाइट रोप टू मैनेज इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एंड जो भी इसमें आप एंगल दिखाओगे अलग अलग, फॉर एग्जांपल जैसे अब इंडिया को यूएस से ट्रेड बैलेंस वाला एक इशू है, बट अब एनर्जी सप्लाई हम कहां से ले रहे हैं, रशिया से। इसको कैसे डील किया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई। सो आपको सब में ऐसे ऐसे एंगल दिखाने हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसे का था। अब प्रसून तुम कुछ बताना चाहते हो तो बताना आगे। सर, जैसे कि मैंने लिखा है और आपने भी जैसे बताया कि इसमें जो क्वेश्चन था वो बेसिकली आपसे ये भी समझना चाहता था कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो एक्चुअली है क्या और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बेसिकली उसका काम होता है सिक्योरिंग आर इंटरेस्ट। तो व्हाट आर दे? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सिक्योरिंग आर डायस्पोरा, पीस एंड स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड ट्रेड। बेसिकली ये ब्रेक डाउन करके किसी ने अपने आंसर में समझाया नहीं है। जो मेन इसका सार था इस क्वेश्चन का वो ये समझना था कि आप ये इसको कितना समझते हैं। उसके बाद आप जियोपॉलिटिकल जो सब चल रहे हैं उनके बारे में आप बात करते हैं। लोगों ने क्या किया है कि जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है वही सब लिखते गए, इजराइल वाला, इजराइल ईरान यूएस वाला, उसके बाद
रशिया यूक्रेन वाला और ये सब, ये मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो मिस कर दिया, जो मैंने और सर दोनों ने बताया। उसके बाद आप जियोपॉलिटिकल वाले उसमें जाते हैं और फिर आप ये करते कि कैसे इंडिया बैलेंस कर रहा है बेसिकली, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रख रहा है, जो कि हमें जरूरी है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे बेसिकली किसी के आंसर में नहीं मिले, तो ये थोड़ा इस पे आप लोगों को काम करना चाहिए, और अगर आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज आप लोग ये वापस लिखें। ठीक है, सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नो मैन एवर स्टेप्स इन द रिवर सेम रिवर ट्वाइस। सर ये किसी ने लिखा नहीं एक्चुअली। अच्छा, नहीं, हिंदी में एक ने लिखा था, आई थिंक लिखा है इसको दुदेश्वर ने लिखा था। आई रिमेम्बर, मैंने पढ़े थे आंसर। सो चलो मैं इस पे बात कर लेता हूँ। बेसिकली अच्छा टॉपिक था कोई लिखता तो, बिकॉज थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस पे। एंड इसमें अच्छा बात क्या है कि देखो, या पहले तुम बता लो एक बार, फिर मैं बात करता हूँ इस पे। प्रसून, एक बार तुम बताना ना, बिकॉज तुम ही से कोट लिया था मैंने, मेरे दिमाग में पहले कभी आया नहीं था, बट जब एक दिन तूने वीसी बोला था, देन आई थॉट कि अच्छा टॉपिक है। तो ये अगर ये हिंदी में लिखा होगा सर, तो मैंने हिंदी वाले क्यों चेक नहीं किए, क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं, जस्ट एक्सप्रेस योर थॉट्स ऑन इट, बिकॉज ये हाँ बस हिंदी में लिखा है, मैंने हिंदी वाला ही चेक किया था इनफैक्ट केवल। तो इसका बेसिकली फिलोसॉफिकल कोट है ये, तो इसमें ये है कि नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस बिकॉज इवन द मैन चेंजेस एंड रिवर आल्सो चेंजेस। तो इसमें आप बेसिकली फिलोसॉफिकल लिख सकते हैं, एनेक्डोट वगैरह देखिए कि कैसे थिंग्स चेंजेस, बट इसका आप एक एंटीथेसिस भी दे सकते हैं कि हाउ एवरीथिंग रिमेन्स सेम, तो ऐसे एग्जांपल देके आप इसको लिख सकते हैं। बट ये फिलोसॉफिकल वाला काफी लोगों ने स्किप किया इसको। मैं बता देता हूँ, देखो वो बता दिया। इसका जो बेसिक है ना, इफ समवन इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट, तो देखो इसमें आपको दो जगह पे कैच करना है। नंबर वन इज नो मैन एवर स्टेप्स। तो पहला तो आपको ये बता रहा है कि कोई भी आदमी भी सेम नहीं रहता है, बिकॉज विद टाइम पर्सन ऑल्सो चेंजेस। और फिर सेम रिवर ट्वाइस, मतलब रिवर भी चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे रिवर इज अ मेटाफर फॉर योर सराउंडिंग्स। सो इसी पे डील करना था कि दो मेजर चेंजेस आते हैं, नंबर वन इज मैन एंड नंबर टू इज रिवर, दैट इज पर्सन एंड इन्वायरमेंट। और उसमें आपको ये दिखाना था, मतलब आई वुड हैव अप्रोच्ड इट इन अ वे कि बेसिकली होता क्या है कि ऑनस्लॉट ऑफ कंडीशंस, इन्वायरमेंट या सिचुएशन जैसा भी होता है, उसकी वजह से थोड़ा तो इन्वायरमेंट भी आपको शेप करता है। बट किसी भी इन्वायरमेंट में समवन हु थ्राइव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दैट ही इज अ वैल्यू बेस्ड पर्सन। तो समवन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग कोर, जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती ओवर टाइम, एंड जो कंडीशन से स्ट्रगल करता है, तो ही इज बेटर एबल टू नेविगेट द कंडीशंस। तो मतलब ये कंक्लूजन में लिखता मैं। तो बस इतना ही था इसमें। समवन कुड हैव रिटन अ गुड एसे ऑन इट। ठीक है, फिर आगे बात करना प्रसून थर्ड पे। थर्ड टॉपिक था मेजर गैप्स इन डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ इंडिया। बेसिकली मोर और लेस ये काफी सिंपल था, सबने इस पे सब प्रिपेयर थे। तो इसमें स्ट्रक्चरिंग ऐसी हो सकती थी कि इंट्रो में आप डेवलपमेंट स्टोरी के बारे में कुछ बात करते हैं कि कैसे इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड थर्ड लार्जेस्ट बनने जा रहा है। मोर ओवर पीपीपी टर्म्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। ऑल्सो डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे इंडिया के साथ है। तो इसमें आप इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी को आप इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं हाउएवर देर आर सम लिमिटेशंस, अगर इंडिया इसको पार करता है सो वी कैन बिकम अ सुपर पावर और अ डेवलप्ड नेशन। फिर आप उसके गैप्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें आपको जो भी आता बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सकते थे आप, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते थे। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काफी लोगों ने लिखा है, बट उसको और आप लोग वाइडन कर सकते थे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीनों आता है। आपको तीनों एक एक पैराग्राफ में आप डील कर सकते थे, और उसी पैराग्राफ में आप उसका सॉल्यूशन भी दे सकते थे। बेसिकली ऐसे इज समथिंग दैट इज चेकिंग हाउ सॉल्यूशन ओरिएंटेड यू आर। इसमें अगर आपसे गैप्स पूछा है तो आपको गैप्स तो लिखना ही है, बट आपको मोर ओवर आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है। तो मैं ऐसे लिखता कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लिखता, एक एक पैराग्राफ में लिखता कि क्या उसके लिमिटेशन है। उसी पैराग्राफ में जैसे कि हेल्थ वाला है तो उसमें हेल्थ के स्कीम्स लिख देता, आयुष्मान भारत वगैरह, आयुष्मान CAPF वगैरह, ऐसे लिख के ऐसे में सॉल्व करता है इसको। और बाद में फिर वे फॉरवर्ड कि कैसे ये सब जरूरी है, और एक कंक्लूजन। दिस इज हाउ आई वुड हैव हैंडल्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रसून ने काफी अच्छा से बता दिया है। तो देखो, समवन हु इज अप्रोचिंग दिस टॉपिक, तो व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू कि टॉपिक इज ऑन द गैप्स इन द डेवलपमेंट स्टोरी। एवरीवन नोज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ इंडिया कि भाई इट्स अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्रोथ रेट अच्छा है। तो इस पे ज्यादा बात नहीं है, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो तारीफें करनी है इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन में कर दो, बता दो कि 2047 तक विकसित भारत हो जाना है।
अब जब गैप्स की बात करना शुरू करोगे, सो हाउ यू शुड अप्रोच इज कि जो मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंडियन डेवलपमेंट स्टोरी का, उनको पहले डील करते जाओ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट क्रिटिकल, देन कमिंग ऑन टू द लीस्ट क्रिटिकल, जो चीजें आपको लगती हैं मेजर इश्यूज। इसमें आपको क्या क्या देखने पड़ेंगे? देखो, नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग लेवल पे है। इट कैन बी ऑन अ पर्सनल लेवल, इट कैन बी ऑन अ ज्योग्राफिकल लेवल, इट कुड बी ऑन मल्टीपल लेवल्स। तो पहले इसकी बात करो कि भाई जीडीपी वगैरह अच्छा है हमारा, बट डिस्ट्रीब्यूशन लॉपसाइडेड है। सो देयर आर एक्सट्रीम इन एक्सट्रीम्स इन एवरीथिंग, इन एजुकेशन, इन फाइनेंशियल कंडीशन। इसकी बात कर लो। देन आप सेकेंड बात कर लो ह्यूमन डेवलपमेंट की। जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करोगे तो ऑब्वियसली उसमें जो तीनों डायमेंशन है वो आप इंक्लूड कर लेना, दैट इज ऑफ इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है। देन आप आ सकते हो कम्युनल सोशल अनरेस्ट और इन सब की बात कर लेना कि वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, बट ये जो कम्युनल सोशल अनरेस्ट है, व्हाट दे डू इज कि दे पुश यू बैक इन टाइम। ठीक है। देन पॉल्यूशन या फिर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेना कि दैट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट इंडिया इज पेइंग इज टू हाई, क्योंकि तब डेवलप करके इफ यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, सो इतना मीनिंगलेस हो जाता है फिर वो। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी की बात कर लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे रेट पे डेवलप कर रहा है इंडिया, बट प्रॉब्लम इज द क्वालिटी एस्पेक्ट। ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी पे बात करना। अब देखो, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या होता है इकोनॉमी का कि द मेजर कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम सर्विसेज, जो सबसे कम लेबर इन्वॉल्व करता है। देन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर इन्वॉल्व होता है, बट उसका कंट्रीब्यूशन कम है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जिसको अभी भी बहुत ज्यादा लेजर फोकस तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ठीक है। एंड देन लास्टली आप लिख सकते हो करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज पे। तो दिस विल कंक्लूड योर ऐसे। एंड कंक्लूजन में ट्राई टू गिव अ वे फॉरवर्ड कि जैसे ये सारे चैलेंजेस है, बट व्हाट इज बीइंग डन, तो उसकी बात कर सकते हो। और यू कुड ऑल्सो जिस पैराग्राफ में और जिस प्रॉब्लम की बात करो तो उसमें भी आप थोड़े बहुत स्टेप्स लिख सकते हो, बट मेन फोकस आपको रखना है गैप्स पे। ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है इस पे। ठीक है। नेक्स्ट बात करना प्रश्न। यस सर। नेक्स्ट है ग्रोइंग मेनेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसमें बेसिकली ये ऐसे भी मुझे किसी का अच्छा नहीं था, हर्ष का मुझे सही लगा ये ऐसे। तो बेसिकली इसमें आपको पहले तो किसी फैक्ट्स वगैरह से चालू करना चाहिए था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के क्या फैक्ट्स हैं, जो भी उसके बारे में लिखना चाहिए था इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको लिखना चाहिए था कि व्हाट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन की एंड व्हाई इज इट सो, कि प्लास्टिक इतना एक्सेसिबल है, इतना चीप है, इसलिए इट इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। उसके बाद आपको और इसके एस्पेक्ट्स खोलने चाहिए थे कि हाउ इज इट इम्पैक्टिंग। तो इसमें आप डाइवर्स कर सकते थे, सोशल फैक्टर्स भी लिख सकते थे, इंफ्रा फैक्टर्स भी लिख सकते थे कि कैसे मेट्रो सिटीज में ड्रेन ब्लॉकेज वगैरह कर देता है। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स की कैसे ह्यूमंस के लंग्स में भी आ गया है नैनो प्लास्टिक वगैरह। फिर गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, ये जो पॉइंट था ये काफी लोगों ने मिस किया कि खादी ला रही है, जूट ला रही है पैकेजिंग में, और ऑल्सो बिहेवियर चेंज कर रही है। अगर आप सुपरमार्केट्स वगैरह में जाओगे अभी तो आपको या तो पेपर बैग्स मिलेंगे या जूट बैग्स मिलेंगे आजकल। तो ये सारे फैक्टर्स लिख के आप लोग ये कर सकते थे, और इसमें आप ग्लोबल स्टेप्स भी लिख सकते थे। अभी ग्लोबली एक ट्रीटी बन रही है प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर, उसके बारे में, और फिर एक कंक्लूड कर सकते थे वे फॉरवर्ड लिख के। अवेयरनेस वगैरह भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इसमें बेसिक्स मिस कर दिए हैं सर। ठीक है। अच्छा अदर प्रश्न ने देखो, ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई भी पोल्यूशन रिलेटेड या फिर मे बी कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो हमेशा अपने दिमाग में जस्ट कीप वन वर्ड, दैट इज लाइफ साइकिल अप्रोच। हर चीज को जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड है, सो दिमाग में अगर आपके लाइफ साइकिल है उस कंपोनेंट का, यू कैन डील इट इन अ वेरी मीनिंगफुल वे। सो अब प्लास्टिक्स की बात आ रही है, सो यू शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। पेट्रोकेमिकल से प्लास्टिक्स बनाई जाती है। पेट्रोकेमिकल्स खुद ही बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो आप उससे फिर प्लास्टिक बनाते हो। अब इंट्रोडक्शन व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू हाईलाइट कि प्लास्टिक ने इतना प्रोमिनेंस क्यों गेन किया। तो वो जैसे बता रहा था प्रसून, दैट इज ऑल फाइन कि आप ये लिखना कि बिकॉज कन्वीनियंट है, कॉस्ट बहुत कम होता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट। इसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है अभी ह्यूमन काइंड के पास कोई, मतलब एक इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई भी अभी। देन यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम प्रोडक्शन। देन एक अप्रोच आप क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग इकोसिस्टम्स में, आई थिंक अरुणिमा ने ये काम किया था कि उसने अलग अलग इकोसिस्टम में थोड़ा सा डील किया हुआ है प्लास्टिक्स में। सो प्लास्टिक्स इन मरीन, प्लास्टिक्स इन लैंड, प्लास्टिक्स इन एयर, जब आप बर्न करते हो तो देन उनका डिस्पोजल वाटर बेस्ड बॉडीज में। देन इसकी बात जब आपने कर ली, देन ट्राई टू डील विद दिस ग्रोइंग एरिया ऑफ प्लास्टिक जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, कि माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से तो अलग पोल्यूशन तो चल ही रहा था, नाउ इट इज एक्यूमुलेटिंग इन ह्यूमंस टू। ठीक है।
एंड लास्टली आपको बात करना है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट ने, पब्लिक अथॉरिटीज ने क्या किया है इस पे. सो अगर नोट करो तो आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग. एक थ्योरी है, इट्स कॉल्ड नज थ्योरी. किसी नोबेल लॉरेट ने दी थी, देख लेना, उसका नाम वगैरह याद कर लेना. अब नज थ्योरी क्या बोलती है, दैट बेसिकली यू कैन डायरेक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. कैसे? बाय मेकिंग गुड थिंग्स इजियर फॉर पीपल एंड मेकिंग बैड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर पीपल. तो अब ये काम कैसे कर सकते हो? मेकिंग प्लास्टिक्स मोर एक्सपेंसिव. ठीक है, तो लोग प्लास्टिक्स खुद ही कम यूज करने लग जाएंगे. मेकिंग ग्लास चीपर, स्टील को आप चीप कर सकते हो. सो दिस इज जस्ट वन थिंग दैट यू कैन राइट इन मे बी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जहां पे आपको अच्छा लगे, कहीं और भी यूज कर सकते हो. जस्ट नोट दिस डाउन, नज थ्योरी. ठीक है, तो पढ़ लेना इसको. एंड बस यही है इस क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं. सस्टेनेबिलिटी इज एन इम्पेरेटिव दैट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड. तो ये इस पे भी काफी लोगों ने सही लिखा है. सो इसमें भी मेरा अप्रोच यही रहेगा, कुछ आप ये लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें अच्छा, और कोट अगर हो सकता है तो कोट लिखें. विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट देयर विल बी नो डेवलपमेंट और एट ऑल, और नो टुमारो एट ऑल. उसके बाद सिंपल फंडा जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, उसके डायमेंशंस खोलिए. व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? ठीक है, तो डेफिनेशन, ब्रंटलैंड कमीशन की डेफिनेशन काफी लोगों ने दी है, और जिनने नहीं पढ़ा इसके बारे में वो पढ़ लीजिए. उसके बाद वाई सस्टेनेबिलिटी इज नीडेड, तो इंटरजनरेशनल इक्विटी के बारे में आप बात कर सकते हैं. हाउ कैन इट बी अचीव्ड, तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बात कर सकते हैं. उसके बाद आप इसका रिपरकेशंस लिख सकते हैं. इफ नॉट अचीव्ड फिर क्या होगा. ठीक है, नाउ यू हैव टू शिफ्ट व्हाट इंडिया इज डूइंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इंडिया काफी कुछ कर रहा है, तो आपको इसके अलग अलग एस्पेक्ट एक्सप्लोर करना है. रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्टेशन, मिशन लाइफ इज समथिंग दैट इंडिया स्टार्टेड, और ये काफी लोगों ने लिखा नहीं है इसके बारे में. दिस इज समथिंग दैट यू शुड रीड अबाउट. इंट्रोड्यूसिंग सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी एज एनवायरमेंटल स्टडीज. ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है कि सस्टेनेबिलिटी इज एन इम्पेरेटिव दैट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड. तो इसके जो रेपरकेशन वाला पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से इस पे स्ट्रेस देके लिखना है, और बाकी सब तो आपको लिखना ही है. ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर कोई ग्लोबल एग्जांपल है कि व्हाट वर्ल्ड इज डूइंग, तो आप लिख सकते हैं. जैसे कि ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका एक एग्जांपल है मेरे पास. ठीक है, वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं. इसमें एथिकल एज वेल एज इमोशनल आर्गुमेंट दे सकते हैं कि कैसे हमारा एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने फॉरवर्ड जनरेशन को वर्ल्ड दें जैसा कि हमें मिला था. उसके बाद एक कंक्लूजन कर सकते हैं आप, एक ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, मैं बताता हूँ. देखो, पहले जब टॉपिक को कोई भी पढ़ेगा ना, तो इट्स अ वेरी, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पे इट लुक्स लाइक कि बहुत कॉमन है. सस्टेनेबिलिटी इज एन इम्पेरेटिव दैट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड. तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे दिया है, बट इट्स नॉट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या बोलना चाह रहा है कि अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर किया गया हुआ है, बिकॉज इट सेज सस्टेनेबिलिटी इज एन इम्पेरेटिव दैट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड. अब इसको और इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो आपको इस पे लिखना है. सो सस्टेनेबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. देन यू हैव टू फोकस कि अभी तक का जो डेवलपमेंट है, हाउ हैज इट टेकन प्लेस. सस्टेनेबिलिटी हैज बीन इन द बैक सीट. हमारा मेन फोकस रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, द परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नो वन टॉक्स अबाउट कि भाई कितना हमने सस्टेनेबिलिटी अचीव किया है. द मेन एम्फेसिस इज ऑन ग्रोथ रेट. ठीक है, इसके रिपरकशंस क्या क्या हुए हैं, यू शुड टॉक अबाउट दैट. एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट कि व्हाई कांट इट बी इग्नोर्ड एनी लॉन्गर, कि क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो चुका है इग्नोर करना. तो आप उसमें दिक्कतें की बात कर लेना कि अभी तक का जो भी ग्रोथ मॉडल रहा है, इट हैज लेड टू लॉपसाइडेड डेवलपमेंट, नंबर 1. नंबर 2, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा नहीं है, हेल्थ आउटकम्स अच्छे नहीं है. सम नेशंस हैव टेकन द एडवांटेज बिकॉज दे वर फर्स्ट मूवर्स. वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके खुद को डेवलप कर चुके हैं. बट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, ये सारे ट्रबल रीजन्स हैं, मिडिल ईस्ट, इन सब की बात कर लेना. तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बिकॉज वी हैव पेड देयर प्राइस. ठीक है, एंड बाद में आप बात कर लेना कि हेल्थ आउटकम्स वगैरह पे भी, मतलब इवन ऑन अ नेशनल स्केल बहुत ज्यादा वेरिएशन है. सो ऑल्दो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट इट शुड हैव द एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रादर देन स्पीड. तो इस पे बात करनी है. तो अगर आपको ये क्लियर है कि हाउ टू अप्रोच दिस, तो आप कर ले जाओगे, है ना. जस्ट डोंट टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जनरल. ठीक है, वो जरूरी है. ठीक है, आगे बताना. लास्ट क्वेश्चन इज जेंडर इक्वालिटी बिगिंस एट होम.
इस पे काफी लोगों ने मतलब जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ही लिख दिया है जनरल सा ऐसे, बट इसमें जेंडर इक्वालिटी बिगिंस एट होम क्वेश्चन था। सो आप ये कह सकते हैं कि कैसे होम और बेसिकली हाउस कैन बी अ फैमिली कैन बी अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो आप इंट्रोडक्शन करके लिख सकते थे, कोई कोट लिख सकते थे, जैसे कि एक जनरल सा कोट है कि अ कंट्री कैन डेवलप ओनली व्हेन a country can't develop if half of its population is not empowered। सो आप ऐसे कोई भी जनरल कोट्स आप याद कर सकते हैं, और ये सारे कोट्स हैं जो हर जगह चले जाते हैं। ऐसे ही मैं और एक कोट बताता हूँ कि पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ठीक है। तो आप इसको पॉल्यूशन से भी इंटरचेंज कर सकते हैं, पॉल्यूशन एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो ये सारे कुछ जनरल कोट हैं जो आप कहीं पे भी एज अ फिलर यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, इसमें फिर एक केस स्टडी भी है मेरे पास कि कैसे इजराइल यूज्ड बेसिकली इट्स फैमिली एज अ सोशल चेंज टू एम्पावर इट्स वुमेन, एंड आज वो कैसे एक डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। उसके बाद आप हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के भी बारे में बात कर सकते हैं इस टॉपिक का, कि कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से जेंडर इक्वालिटी हैज टेकन अ बैक सीट। देन जेंडर इक्वालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, व्हाई इट इज नीडेड। व्हाई इट इज नीडेड को आप 2-3 लेवल पे कर सकते हैं, बेसिकली फैमिली लेवल पे, कि कैसे अगर एक वुमेन एम्पावर्ड है सो शी कैन टेक अ बेटर फैमिली डिसीजन, बी इट रिप्रोडक्टिव और फॉर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फैमिली। सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, ये 4 लेवल पे आप बात कर सकते हैं। हाउ कैन इट बी अचीव्ड, अब ये जो अचीव्ड वाला है इसमें आपको एजुकेशन वगैरह तो करना ही है, फैमिली वाली भी बात करनी है। तो काफी लोगों ने इस पे किया है कि बेसिकली गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ये सब, ठीक है। अगेन इफ नॉट अचीव्ड रिपरकेशन, तो रिपरकेशन लिख सकते हैं आप अलग अलग एस्पेक्ट्स में, सोशल, इकोनॉमिक और ऐसे कर करके। व्हाट आर इट्स लिमिटेटिंग फैक्टर्स, कुछ लिमिटेशन फैक्टर्स अगर आपके दिमाग में है, आपको जो पता है आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑफ वुमेन हु बिकेम ग्रेट लीडर्स बेसिकली। तो इसमें आप रानी लक्ष्मीबाई, शिवा चौहान मैम के बारे में लिख सकते हैं, एंड बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू ब्रिंग दिस सोशल चेंज। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद स्कीम्स को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। फिर आप वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वे फॉरवर्ड लिखते वक्त भी याद करिए कि ये क्वेश्चन क्या है, जेंडर इक्वालिटी बिगिंस एट होम, तो इसमें और क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए, आप ये लिखिए। उसके बाद एक आप कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। सो बेसिकली आई हैव रिटन कि the aim of India at the rate 2047 of India becoming a developed nation can't be achieved without equal participation of women in our workforce। तो ऐसे करके मैंने इसको कंक्लूड किया। ठीक है, देखो जो टॉपिक है दैट इज जेंडर इक्वालिटी बिगिंस एट होम। सो अब देखो जो कीवर्ड्स हैं, नंबर 1 इज जेंडर इक्वालिटी, नंबर 2 इज होम। तो यू शुड नॉट टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इश्यूज इन जनरल। आपको जो भी ऐसे लिखना है, यू हैव टू स्टिक इट अराउंड इन द डोमेस्टिक स्फीयर, घर तक इसको सीमित रखना है आपको। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सर्विसेज, वो दैट इज नॉट रेलिवेंट। सो जेंडर इक्वालिटी एट होम में आप क्या बात कर सकते हो, मैंने बेसिकली बताता हूँ। देखो आपको क्या बताना है, एवरीवन नोस कि गॉड हैज क्रिएटेड एवरीवन इक्वल, बट होता क्या है इन योर सोशलाइजेशन प्रोसेस की डिस्पैरिटी इन ट्रीटमेंट एट होम लीड्स टू डिफरेंसेस इन आउटलुक एंड सेल्फ इमेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द टू जेंडर्स। थोड़ा सा लंबा लाइन है बट समझने की कोशिश कर लो कि क्या होता है कि बिकॉज एक लड़का है एक लड़की वो सेम घर में है, लड़की को अलग तरह से ग्रूम किया जा रहा है, लड़के को अलग तरह से ग्रूम किया जा रहा है। सो जब बड़े होते हैं तो लड़का इज मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो ज्यादा हायर एस्पिरेशंस रख सकता है कंपेयर टू एक एवरेज लड़की जो मे बी बस ये सोचती कि वो एक अच्छा लड़का मिले उससे शादी हो जाए मेरी। सो यू कैन टॉक अबाउट दिस। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज कि व्हाट हैपेंस लेटर ऑन इन लाइफ इज कि जो सेम स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो उन्होंने घर पे सीखे हैं, जो अपने पेरेंट्स को देखा है, सेम स्टीरियोटाइप्स आर रीइंफोर्स्ड। ठीक है, तो जब आप इस एंगल की बात कर लेते हो कि हाउ दिस जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर क्रिएटेड एंड देन रीइंफोर्स्ड एंड देन साइकिल रिपीट्स, तो आगे आपको बात करनी है कि यू हैव टू इंक्लूड एग्जांपल्स जिसमें आपको ये दिखाना है कि फैमिली सपोर्ट हैज लेड टू सक्सेसफुल वुमेन। ठीक है, तो अब आप इसमें बात कर सकते हो कि सोसाइटीज विच हैव बीन एबल टू रिड्यूस दिस जेंडर इनइक्वालिटी एट द लेवल ऑफ देयर होम्स
दे हैव बेटर ओवरऑल आउटकम्स, बेटर डेवलपमेंट आउटकम्स। ऐसी सोसाइटीज कौन कौन सी जिनको आप जानते हो? ऑब्वियसली वेस्टर्न सोसाइटी सबको पता है, बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट की बात कर सकते हो, केरला की बात कर सकते हो, एंड एक अच्छा एग्जांपल है हरियाणा का। दे पीपल एनकरेज द फीमेल्स ओवर देयर टू टेक अप स्पोर्ट्स। तो देखो जितनी भी मेनली एथलीट्स आ रही हैं इंडिया में, फीमेल एथलीट्स, दे आर मेनली फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और जब आप इसका यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज सेड कि भाई सोशियोलॉजी की पढ़ लो, एनसीईआरटी, तो यू कैन यूज दिस एग्जांपल्स। ग्लास सीलिंग, डबल बर्डन। डबल बर्डन क्या है कि जो एक लेडी होती है घर पे, वो बच्ची है या बड़ी है, वो घर के भी काम करती है, बाहर के भी काम करती है, ठीक है। सो यू यूज दीज काइंड ऑफ टर्म्स कि डबल बर्डन एट होम लीड्स टू ग्लास सीलिंग, ये वो सब जो भी लिखना है लिखो, बट पॉइंट इज मेक इट मोर स्पेसिफिक बिकॉज अच्छा ऐसे है। एंड देन एग्जाम्पल में और जो आप बात कर सकते हो, विमेन इन डिफेंस, जो सर्विंग विमेन है डिफेंस फोर्सेज में, तो ऑब्वियसली उनको घर का सपोर्ट है तभी वो काम कर पा रही है। सो दैट इज वन गुड एग्जांपल। और अगर आपको इंटरनेशनल लेवल के देने, देखो बहुत सारे दे सकते हो, बट पॉइंट इज यू शुड मेंशन समवन हु हैज ब्रोकन सम बैरियर्स एटलीस्ट। तो अच्छा एग्जांपल एक मैरी क्यूरी का है, बिकॉज एक टाइम पे साइंस वाज ओनली द डोमेन ऑफ मेन, तो उन्होंने वहां पे बैरियर्स ब्रेक किए थे, ठीक है। एंड देन एक एग्जांपल आप दे सकते हो मलाला यूसुफजई का, दे सकते हो कि भाई कमिंग फ्रॉम सच अ हार्डकोर पैट्रियार्कल सोसाइटी, वो एजुकेशन के लिए फाइट किया, ये किया वो किया। तो इस तरह से अप्रोच करो इसको, ठीक है। तो इस ऐसे में तो इतना ही है यार, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दैट यू शुड स्टिक टू द डोमेन ऑफ योर होम। अगर होम के बाहर की बात कर रहे हो तो इतना अच्छा नहीं आएगा ये, ठीक है। बिकॉज पॉइंट ही यही है कि आपको घर की बात करनी है इसमें, ठीक है। आगे बात कर लेना प्रसून। यस सर। उसके बाद हम आर्गुमेंट पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ कंसर्निंग डेवलपमेंट। सो बेसिकली इसमें कीवर्ड जो था वो जुडिशियल एक्टिविज्म था। काफी लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, मैंने उनको बोला भी कि आप इसमें पढ़िए। बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म इज जुडिशरी इंटरप्रेटिंग लॉ और स्टैट्यूट इन अ प्रोग्रेसिव वे, ठीक है। जो भी लॉ है दैट इज मेड बाय लेजिस्लेचर, उसको एक और प्रोग्रेसिव वे में वो उसको बेसिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं, गिविंग न्यू राइट्स और डिक्लेयरिंग न्यू राइट्स। दिस इज बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इस पे आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखने थे, तो काफी लोग तो बेसिकली इसका मतलब ही नहीं समझ पाए। सो जनरल सा इसमें है कि बेसिकली दे आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है, दे आर नॉट इलेक्टेड, जुडिशियल टायरनी, ये सब एग्जांपल्स जो थे, ये सब चीज़ें जो थी वो लोगों ने लिखी है, वाइस प्रेसिडेंट वाला। एंड इसके अगेंस्ट में ये होगा बेसिकली कि दे कि उसमें और एक ऐड करना कि एक्सपर्टीज भी नहीं है बेसिकली उनके पास, ठीक है। ये दो तीन आर्ग्यूमेंट है। दूसरे साइड के आर्ग्यूमेंट है बेसिकली कि दे दे आर नॉट केटरिंग टू वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, दे आर अवे फ्रॉम वोट बैंक पॉलिटिक्स। सेकेंडली अकाउंटेबिलिटी वाला भी एक पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी वगैरह का पॉइंट ऐड कर लेना। ऐसे कर करके आई थिंक जिनने भी ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाला वर्ड समझा है उनने मोर और लेस सही लिखा है, क्योंकि दिस इज अ स्टैटिक टॉपिक फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, बता तो दिए प्रश्न। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली क्या है कि जो एक ट्रेडिशनल रोल है जुडिशरी का, व्हेन इट ट्राइज टू स्टेप आउट ऑफ दैट एंड इंटरप्रेट्स लॉ वेरी लिबरली, तब जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल आता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रोल क्या है जुडिशियरी का कि भाई दो पार्टीज के बीच में एडजुडिकेशन करे, तो जब उसका रोल से कुछ अलग करता है, सो दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब कंसर्निंग डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस, ये सब लिखा हुआ है, तो आपको बेसिकली क्या बात करनी कि जो नई नई अभी चीजें आ रही हैं, कि जैसे जो तमिलनाडु के गवर्नर पे रूलिंग था, दैट इज वन ऑफ द थिंग। इलेक्शन कमीशन के ऊपर, रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर जो चीजें, सो ऑल ऑफ दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आपको इसमें अलग अलग एंगल्स की बात कर लेनी कि ऑब्वियसली जो रटे रटाए पॉइंट्स हैं कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाता है। देन इसका रोल ऐसे एनविसार नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात कर सकते हो। जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं, जजेस हैं, दे आर नॉट द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट डोमेन। तो अब इन्हीं सब के एंटी पॉइंट्स लिखने। अब एंटी पॉइंट्स में व्हाट यू शुड डू, यू शुड नॉट राइट जस्ट द, मतलब उसका इन्वर्स नहीं कर देना सिंपल कि नहीं ऐसा नहीं है। ट्राई टू गिव अ यू नो अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दैट। सो इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग कि मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायोलेशन है एंड इट इज नॉट द ट्रेडिशनल रोल ऑफ जुडिशरी,
तो आपको इसका जो अगेंस्ट पॉइंट लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है कि बिकॉज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हैज नॉट बीन इफेक्टिव टू द फुलेस्ट एक्सटेंट इन ensuring that the rights of citizens are protected in implementation of policies, इसीलिए जुडिशरी को ऐसा करना पड़ा, इसीलिए it has to dilute that separation of powers वाला जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोच करना चाहिए। एंड लास्ट में जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो देखो जुडिशरी अगेंस्ट कभी नहीं आना चाहिए, तो आपको ये लिखना चाहिए कि बिकॉज टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग एट सच अ रैपिड प्लेस, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, सो दैट इज वाई जुडिशरी को भी इवॉल्व होना पड़ रहा है टाइम के साथ। तो दिस इज एन इम्पेरेटिव ऑफ टाइम कि जुडिशियल एक्टिविज्म में राइज हो रहा है। एंड व्हाट यू शुड डू इज आल्सो कि इसमें आपको जुडिशियल ओवररीच के बारे में भी थोड़ा सा लिखना चाहिए। मतलब जो क्रिटिक्स हैं दे ओपाइन दैट कि जुडिशियल एक्टिविज्म तक तो ठीक था, बट इट हैज नाउ बिकम जुडिशियल ओवररीच, जहां पे यू आर नॉट इवन लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उन तक भी जुडिशरी की पहुंच बढ़ गई है, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करना था इसको, तो ठीक है। सेकंड की बात कर लेना रसूल। यस सर। Second question is social media is responsible for decline of morality in society. So basically moreover सब लोगों ने इसको सही इंटरप्रेट किया है, बस एक आंसर मैंने देखा जिनने सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए। हाउएवर आपको क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से। सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी इन सोसाइटी। मोरालिटी इज बेसिकली एथिक्स और प्रिंसिपल दैट इज सेट बाय द सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बेसिकली आपको क्या समझा है इस क्वेश्चन का, पहले आप वो 2 लाइन में लिख लीजिए ताकि आपको ही पता चले कि आपको लिखना किस पे है, ठीक है। फिर आर्गुमेंट फॉर्म में आएगा बेसिकली वल्गर कंटेंट, इजी एक्सेस, नो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इग्नोरेंस, और बेसिकली ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। However, इस पे आपको ये भी ध्यान देना है कि सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ टूल ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड इट इज चैलेंजिंग द करंट इथोस एंड एथिक्स ऑफ द सोसाइटी और मोरालिटी विच इज नॉट बेसिकली कंटिंजेंट टू द प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो वो एक फ्रीडम भी देता है आपको, ये भी पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कहीं पे आंसर लिखते वक्त। उसके बाद आप अगेंस्ट में लिख सकते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वही गवर्नमेंट रेगुलेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है ये सब, एंड सोशल मीडिया इज हाउ सोशल मीडिया इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ये सब लिख सकते हैं। बेसिकली पेरेंटल कंट्रोल, किड्स कंट्रोल होता है, बट पीपल बेसिकली उसको ओवरसी कर देते हैं एंड दे डोंट फॉलो द रेगुलेशंस। तो ऐसे करके आप लिख सकते थे एंड देन एक कंक्लूजन लिख सकते थे कि मतलब बैलेंस्ड कंक्लूजन लिख सकते थे। ठीक है। बेसिकली इसमें भी सेम जैसे प्रसून ने बोला, आपको ध्यान क्या देना है, यू हैव टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड द डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेमेंटिक्स, मोरालिटी इंडिविजुअल होती है एंड एथिक्स सोशल होता है, ठीक है। सो मोरालिटी इज ऑफ अ पर्सन एंड एथिक्स इज ऑफ अ सोसाइटी ओवरऑल। बस ये मतलब वर्ड्स के लिए। तो इसको अप्रोच ऐसे करना है आपको कि आपको पहले बात कर लेनी है कि सोशल मीडिया जो आपका आर्गुमेंट है कि डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ। ऑब्वियसली एज अप्रोप्रिएट कंटेंट तो है नहीं, एनीवन कैन वॉच एनीथिंग, और जो भी कंट्रोल्स है दे आर नॉट इफेक्टिव। उसके बाद इतने रैपिड रेट पे इसका सर्कुलेशन है, इतना ज्यादा इसका मतलब स्पीड है, व्हाट हैपेंस इज कि यू कैन नॉट कंट्रोल इट, एंड उसकी वजह से क्या होता है, द थिंग विच कैचेस द मोस्ट अटेंशन वही वायरल होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑब्वियसली मॉरल नहीं होता है। तो अब मॉरलिटी की जो चीजें हैं उसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर लोगे, इसमें तो देखो ये सब वल्गैरिटी, न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी, ये सब तो आ ही जाएगा। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रॉड्स भी मॉरल नहीं है, दे आर ऑल्सो बीइंग प्रोपोगेटेड थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। जो क्राइम्स हो रहे हैं जैसे डिजिटल अरेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो जस्ट डू नॉट स्टिक टू द नैरो डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी कि कोई चीज अगर वल्गर है तो वो दैट इज अगेंस्ट मॉरल्स, कोई क्राइम भी है दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट मॉरल्स। तो इसमें आपको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइडन करना पड़ेगा और उसको आपको फिर हाईलाइट करना है, ठीक है, कि किस तरह से इन सबको इंक्रीज किया जा रहा है। एंड इसके एंटी क्या बनेगा कि देखो सोशल मीडिया इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इट डजंट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन।
तो जैसी सोसाइटी है इसको यूज करना चाहेगी, दैट इज हाउ इट कैन यूज इट। तो अब आप इसको चाहो तो यू कैन यूज इट फॉर अपराइजिंग्स ऑल्सो, जैसे अरब स्प्रिंग वगैरह में हुआ था। एंड सेकेंड, आप इस पे भी लिख सकते हो कि जैसे एक तो बात होगी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की, नंबर टू यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट कि बेसिकली हो क्या रहा है, इट इज नॉट लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ मॉरल्स इन सोसाइटी, व्हाट इट डज इज बेसिकली कि जो वर्ड के एक पार्ट में हो रहा है, इट जस्ट ब्रिंग्स इट टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ड ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ मीडियम ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। एंड इसमें आप ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इट इज लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ मॉरल्स, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसको बहुत इंक्रीज कर दिया है। तो जो चीज पहले ऑफलाइन होती थी, नाउ इट हैज बिकम डिजिटल आल्सो, एंड सोशल मीडिया इज एक्चुअली असिस्टिंग इन दैट। इट इज नॉट लीडिंग टू इंक्रीज इन इंस्टेंसेस ऑफ मोरालिटी डिक्लाइन, वो सब इस टाइप से अप्रोच कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। एंड ऑल्सो यू कैन ऑब्वियसली राइट ऑन द नेचर ऑफ दी सोशल मीडिया कंपनीज एज वेल, कि उनका मेन मोटिव क्या है। उनका मेन मोटिव इज प्रॉफिट। नाउ दे डू नॉट केयर अबाउट एथिक्स, दे डू नॉट केयर अबाउट मोरालिटी। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे या एक सोसाइटी की हेल्थ पे ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है। दे जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, यूजर एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करना है उनको, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें प्रसून। आई थिंक एसेज एंड आर्ग्यूमेंट्स तो हो गए हैं, ग्रामर डिस्कस करते हैं या फिर रिपोर्ट्स डिस्कस करना है प्रसून, बताओ। सर रिपोर्ट्स कर लेते हैं सर जल्दी से। ठीक है, बताना। इंक्रीजिंग डिजास्टर एट टूरिस्ट स्पॉट। सो बेसिकली रिपोर्ट मुझे सिर्फ ये बताना कि रिपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऐसे, एंड द बेसिक डिफरेंस इज बेसिकली यू आर रिपोर्टिंग द थिंग्स एज इट इज दैट हैज हैपेंड, सो यू आर गिविंग मोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, ठीक है। इसमें आपको अपने मन से कुछ ज़्यादा ऐड करने की यहाँ पे स्पेस नहीं होती है। इट शुड बी कंसाइज एज हैज हैपेंड, यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट इट, बस इसमें यही है। काफ़ी लोगों ने सही लिखा है, बेसिकली हिमाचल उत्तराखंड का लिखा है और पहलगाम का भी लिखा है। डिजास्टर रिलीफ एंड रिस्पांस का भी इसमें थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, एनडीआरएफ वगैरह का, बस। और तो इसमें कुछ नहीं है, काफ़ी सही लिखा है लोगों ने। बस ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा लिखते वक्त कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऐसे। ठीक है, दैट्स इट, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। ग्रामर पे बात कर लेते हैं। तो भाई समवन वॉलंटियर, कौन डिस्कस करेगा? लास्ट टाइम चंद्रप्रकाश ने की थी, सो टुडे शुड बी समवन एल्स। कौन बात करेगा ग्रामर पे? कोई आ जाओ जो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। कम ऑन, रेज अ हैंड समवन, अदरवाइज मैं नाम लेके बोल दूंगा फिर। चलो चलो भाई जितेंद्र, ग्रामर क्वेश्चंस एक एक करके बताना शुरू करो। भाई माइक ऑफ है तुम्हारा, आई थिंक आवाज नहीं आ रही जितेंद्र। ओके, लीव इट। अरुणिमा तुम बताना। अरुणिमा तुम्हारी भी वॉइस नहीं आ रही, जस्ट सी इफ योर माइक इज वर्किंग प्रॉपर्ली। हेलो, हाँ ऑडिबल है, बताना अरुणिमा। ग्रामर का एक क्वेश्चन डिस्कस करना। yes sir. The first question was the research team meticulously analyzed the complex data set to identify key patterns. Change the voice. So what I have done is the complex data set was meticulously analyzed by the research team to identify the key patterns. करेक्ट है। नेक्स्ट, बस आंसर पढ़ देना बिकॉज वो क्वेश्चन तो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, एवरीवन कैन सी इट। जस्ट गो विद द आंसर्स, ठीक है? Okay sir, okay. So the second one was use as soon as. So as soon as the train arrived, he had boarded.
ऐसा क्यों? Why did you complicate it? He boarded the train as soon as it arrived. It was so simple. इसमें कुछ करना नहीं था complicate. I mean, your sentence might be grammatically correct, but that is not the ideal solution. So, number one rule is कि make as few changes as possible. ठीक है? तो he boarded the train as soon as it arrived. ये होना चाहिए था. Okay. Next, you have changed the not only the मतलब you have used that instruction as well and changed the voice also because वो subject और उसमें change कर दिया तुमने. ठीक है? Third बताना. The third was change the voice. By the time the conference concluded, comma, hundreds of, तो मैंने ये complete नहीं करा. I don't know why. अच्छा, इसका देखो सिंपल सा है. By the time the conference concluded, the attendees had established hundreds of valuable connection. ठीक है? Got it? Okay, sir. Next बताना. Yes, sir. Next was narration. She said, comma, inverted comma में, wow, it is a brilliant idea. Okay, देखो अब इसमें see the word is exclaimed. ठीक है? तो या तो अगर आप यूज करते हो she said, तो it should include some element of excitement in the statement. ठीक है? So she said, wow, it is a brilliant idea. या फिर you can also write she exclaimed, then inverted brackets में what a brilliant idea this is, and you should use an exclamation mark over there because वो exclaimed Yes, वाला sir, है. It is not said. I have used हाँ मैं the मतलब exclamation आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव रिटन इट रॉन्ग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू एवरीवन. ठीक है? तो बेटर क्या है कि जो आप वर्ड यूज करो सेड मत यूज करो, एक्सक्लेम्ड ही यूज करो. सो दैट वुड बी बेटर. ठीक है? नेक्स्ट बताना. Okay, sir. Next is the speaker told that he had been working on that theory for 5 years. ओवर 5 years. डोंट मिस दैट ओवर. अगर मिस कर दिया होगा ना ओवर 5 years तो वो गलत हो जाएगा आंसर, बिकॉज उसमें देखो ओवर 5 years है. ठीक है? नेक्स्ट. Next was you were not present there, comma, were you? दैट्स इट. नेक्स्ट. The hypothesis either will be supported or will be refuted by new findings. ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हो द न्यू फाइंडिंग्स विल ईदर सपोर्ट द हाइपोथेसिस और रिफ्यूट इट, या फिर वैसे भी लिख सकते हो कि द हाइपोथेसिस विल ईदर बी सपोर्टेड बाय द न्यू फाइंडिंग्स और बी रिफ्यूटेड. ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो. एनीवे इट इज फाइन. नेक्स्ट बताना. Okay, sir. He was so drunk that he couldn't walk straight. हाँ ठीक. हाँ सही है. नेक्स्ट. The students gathered enough relevant sources to support their arguments. ठीक है. इसमें इफेक्टिवली मिस नहीं करना है बिकॉज लास्ट में इफेक्टिवली वर्ड है. सो देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ. एनीवन हु इज अटेम्प्टिंग द ग्रामर पोर्शन यू माइट हैव द राइट आइडिया एंड अगर तुम ऐसे वर्ड्स अगर मिस कर दोगे ना बिकॉज इट इज जस्ट अ 1 mark क्वेश्चन, तो एक मिस्टेक का वो 1 mark माइनस कर देंगे. सो योर होल आंसर विल बी रॉन्ग. तो कोशिश क्या करनी कि जो भी ऐसे वर्ड्स हैं उनको मिस नहीं कर देना है. ठीक है? Yes, नेक्स्ट sir. बताना. Next is the house is infested with mice. करेक्ट है. ठीक है. Next, ubiquitous. मुझे याद नहीं आ रहा था तभी. I haven't attended. ओके इसका मतलब होता है समथिंग और someone who is present everywhere, which is present everywhere. ठीक है? Yes, sir. बाद में I have googled it. हाँ ओके फाइन. Next was she stayed determined to complete the marathon with its concomitant challenges. That means जो challenges ठीक है. समथिंग which is जो भी present with relevant- another thing. सही है. Yes. That is fine. ठीक है. Then Gandhiji's ethics is venerated everywhere. Yes, venerate का मतलब होता है किसी चीज को बहुत हाई रिगार्ड देना. तो that is fine. Next. Next, I have skipped, sir. I couldn't. नेक्स्ट था esoteric. esoteric का क्या मतलब है? समथिंग which can be understood by a very few people. तो you could have written कि आइंस्टाइन की जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी थी that is a esoteric. इस टाइप से करके कुछ लिख सकते हो. ठीक है? The esoteric aspects of quantum theory, the esoteric aspects of special relativity can be understood by a very few people. तो उसका मतलब होता है. ठीक है? नेक्स्ट. So next, her argument quotient.
हाँ क्या बोला था, तुम्हारी वॉइस कट हो गई थी, बताना दोबारा। Sir, her argument was हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन सेज कि you have to use the words in such a manner so that their meaning has to be brought out completely and clearly. तो just don't write her argument was cogent, क्योंकि वो गलत हो जाएगा ना, इससे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है. You have to use it in such a way that उसका मीनिंग एक्सप्लेन होता है. तो you can write her argument was so cogent that the audience understood it completely. Got it? yes, sir. Yes. Next. Next, sir, error findings. Neither the department nor the officers were aware of the new rules. Yeah, so was the were होना चाहिए, ठीक है, because department भी and officers भी है and both are separate, तो were will be the right word over there, ठीक है. Next. Second one was the study aimed at both to identify causes and to purpose. Sorry, Propose. You had written purpose, I think. Yes, sir. Aimed at both to identify causes and to propose solutions. ठीक है. Next. Then so third one I couldn't find the error. And fourth one. देखो इसमें थर्ड में क्या बताता हूँ. देखो the results indicated that every one of the participants possess unique skills. तो every one है ना, तो it should become possesses unique skills. ठीक है, possess correct नहीं है, it should be possesses. Next. So next one was the new machine promised to increase efficiency and to lowering operational costs. अब इसमें देखो क्या होना चाहिए. The new machine promises to increase efficiency and lowering operational cost. तो दोनों जगह जो मतलब वर्ब का, हाँ बताना एक बार. To lower the operational हाँ, costs. Exactly, वो वर्ब का फॉर्म सेम होना चाहिए. So it can be either increasing efficiency and lowering operational cost, या फिर to increase efficiency and lower operational cost. ठीक है. So form of verb should be same. Last. So he walked for 2 hours. Yes, he walked for 2 hours. Yes, 4 आएगा बीच में. So that is it. पेपर का डिस्कशन तो यहाँ होता है खत्म. एंड प्रसून, तुम कुछ और शेयर करना चाहते हो यार? If you want to share some copies of people. सर कॉपीज एज इन मतलब अगर तुम किसी का डिस्प्ले करके कुछ बताना चाहते हो तो यू आर फ्री. मतलब जैसे तो मैंने काफी लोगों को बता ही दिया. अच्छा ठीक है. किसी को कुछ पूछना है? हर्ष ने हैंड रेज किया. ये हर्ष पूछो यार. सर वो जो टॉपिक था जुडिशियल एक्टिविज्म वाला, तो उसके रिगार्डिंग वीपी साहब ने बोला था, धनकर साहब ने, कि लेजिस्लेटिव गवर्नेंस बाय जुडिशियल डिक्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स. तो मैं फॉर में एज इट इज यही पॉइंट डाल सकता हूँ? रिपीट करना एक बार, क्या बोला था सर? वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि लेजिस्लेटिव गवर्नेंस बाय जुडिशियल डिक्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स. तो मैं फॉर में सीधा यही पॉइंट ही डाल दूं? डाल सकते हो, बट डू नॉट मेक इट अपीयर कि तुम्हारा आइडिया है. वहां पे मेंशन करो, बिकॉज इट इज एन आर्गुमेंट. सो यू आर नॉट मेकिंग द आर्गुमेंट, समवन एल्स इज मेकिंग दोस आर्गुमेंट्स. ठीक है, तो डू नॉट यूज इट एज अ कोट, बट यू कैन यूज इट. ठीक है. उनका तो इंक्लूड कर ही सकते हो, बिकॉज ही हैज बीन क्वाइट वोकल इन क्रिटिसाइजिंग जुडिशरी एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. तो बिल्कुल इंक्लूड करना. इंक्लूड करते हो तो अच्छी बात है. ठीक है. समथिंग एल्स समवन वांट्स टू शेयर यार? किसी को कुछ डिस्कस करना है? बताओ भाई. व्हाट हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन? भाई कैसे हुआ पेपर सबका? सेकंड बताना यार एक बार. अरुणिमा, यस बताओ. Sir, after attempting 2 full mocks, I have realized कि if I'm putting aces at the last, like for the last moment, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है कंप्रोमाइज हो रही है. वो मतलब माइंड पूरा हो रहा है एंड थॉट्स गैदर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. देखो
See, struggle is not to write the best essays that you can write. ठीक है, maybe if you write with a fresh mind, you can write better essays. But even with the writing, better essays than usual in your own view. ठीक है, marks average ही मिलने हैं. That is the whole issue. तो पॉइंट क्या है, व्हाट यू कैन ईदर डू इज कि जैसे भी 3 मार्क्स और बचे हैं, सो यू कैन चेंज योर स्ट्रेटजी, बट आई विल नॉट एडवाइज दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट सिलेक्टेड दे अटेम्प्ट इट इन दिस मैनर ओनली कि वो ग्रामर पहले करते हैं, एसेज बाद में करते हैं, बिकॉज यू कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ द एसे बाय डूइंग दैट. ठीक है, इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट एसेज एट द वेरी गो एट द फर्स्ट में इंस्टेंस पे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो व्हाट यू विल जनरली डू इज कि तुम यू विल जस्ट वेयर ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बिकॉज कंटेंट सभी को पता रहता है, सभी को अच्छा लिखना चाहता है, टाइम डज नॉट अलाउ दैट. तो तुम अपना अच्छे एसेज लिखने के मे बी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ दैट मे बी यू विल टेक मोर टाइम एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू गो ग्रामर छूट जाएगा, मे बी कुछ छूट जाएगा, ये इशू फंसता है. तो आई वुड एडवाइस कि रादर देन attempting to write outstanding excellent essays in the very start, just be content with writing average essays at the last. वो better approach है. ठीक है, प्रसून तुम बताना है तुम्हारा क्या सोचना है इस पे. सर आई वुड लाइक टू एग्री विथ यू. ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन नहीं है. ठीक है, यू हैव टू स्कोर 200 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स का पेपर है एंड पेपर को मैनेज करना है, क्योंकि मैनेज करना इस पेपर को मुश्किल है. सो सारे लोग यही करते हैं कि ग्रामर से स्टार्ट करते हैं. हाउएवर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप बेसिक्स पे जाइए ना ऐसे के, ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो. जैसे कि मैं जैसे ब्रेकडाउन आपको करके बता रहा था कि व्हाट, व्हाई, हाउ, इम्पैक्ट. आप ये बेसिक क्वेश्चंस मिस मत करिए किसी भी ऐसे के. तो क्या होगा कि आपको सारे ऐसे में एवरेज या अबव एवरेज मार्क्स मिलेगा. गुड के रेंज में आप रहिए, और 1-2 एसेज जो आपके स्ट्रेंथ है उसमें आप और निखर के आएंगी. जैसे कि आपका स्ट्रेंथ आज मैंने चेक किया, सोशल इश्यूज वाज योर स्ट्रेंथ, तो उसमें आप और निखर के आएंगी. तो ऐसे करके यू विल बी अबव द कंपटीशन दैट यू आर इन. तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. जब आप आएंगी तो आप उसको बेसिक्स में तोड़िए. हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इम्पैक्ट को फिर सोशल, नेशनल, डोमेस्टिक, ऐसे करके वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ऐसे आप सिंपल में तोड़िए और उसको बेसिक्स में करके आप लिखिए. देयर वुड बी गुड ऐसे दैट यू विल राइट. और 1-2 ऐसे आपके फील्ड का मिल जाएगा where you can hit 6 on your strength and then you can score above average marks, and this is how you can come into the final list. क्योंकि सही कह रहे हैं प्रसून, मतलब एम ये नहीं रखना है कि बढ़िया लिखना है. एम होना चाहिए कि you should be number 1 able to finish everything in the given time, and number 2 सब में एक acceptable level of quality maintain रहे सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो यार पूछो, या फिर someone wants to share the feedback कि कैसे जा रहे हैं भाई full length papers. एंड प्रसून यार वेरी बिग थैंक्स भाई कि तुमने कर दिया पूरा इवैल्यूएट, मतलब अनइमेजिनेबल है मेरे लिए, मैं तो नहीं कर सकता. ठीक है, समन वो शेयरिंग बताना यार कौन था. सर मैंने ये ट्राई करा था इस बार कि मैंने एसए के टॉपिक्स पढ़ लिए थे और उसके बाद मैं ग्रामर के पोर्शन पे चला गया था. तो जब तक मैंने ग्रामर किया तब तक मेरे दिमाग में ये बन गया था कि मैं इस टॉपिक पे लिखूंगा और इसको छोड़ दूंगा और इन टॉपिक्स पे ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ. तो सिर्फ ग्रामर खत्म किया और तब तक पेन चलने भी लगा था. ऐसे सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिखने पे पेन रुक भी जाता है कुछ देर के लिए. तो मुझे बेटर लगा. हर्ष हैज elevated himself to the subconscious level of thinking. वो अपने दिमाग को फूड फॉर थॉट देता है एंड ही मल्टीटास्क कि मैं ग्रामर करता हूँ तब तक मेरा दिमाग ऐसे सोच लेगा. नाइस, ठीक है. That won't work for anyone else, I think. It won't, मतलब अच्छी बात है अगर ऐसा कर रहे हो. आई डोंट नो कि इसकी रेप्लिसिटी कितनी अच्छी है, कितने लोग रेप्लिकेट कर पाएंगे, बट ठीक है, if it works for you, it works. इसमें दिक्कत भी हो सकती है सर क्योंकि जो क्वेश्चन ग्रामर के क्वेश्चंस थे सर, वो जैसे अगर बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो वो फ्लो मेंटेन रहता है थॉट प्रोसेस का. अदरवाइज तो फिर डायरेक्ट ऐसे लिखने पे वो थॉट आता नहीं कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूं, इसलिए पेन आ जाता है. इट्स नॉट एन अपहिल टास्क, बट पॉइंट क्या है, देखो ऐसे को सेलेक्ट कैसे करना है. यू शुड आइडियली तो एवरीवन नोज कि भाई उसको कौन से टॉपिक्स अच्छे से आते हैं. फर्स्ट गो पे जो तुम्हें लग रहा है ना कि मैं लिख सकता हूँ इस पे, बस सेलेक्ट दैट टॉपिक और बस कर दो यार इतना. ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता यार. प्रसून तुम कैसे सेलेक्ट करते हो कौन से एसेज लिखने चाहिए? सर मैं पहले तो जो सेक्शन पे गया हूँ उस पे पूरा फोकस करता हूँ. जैसे ग्रामर पे गया तो ग्रामर पे फोकस करूंगा, क्योंकि बेसिकली अगर हम
स्टार्टिंग में देख लिया तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस में है, ठीक है। नाउ इफ लेट्स से ग्रामर हार्ड आ जाता है तो अब ना मैं ग्रामर कर पा रहा हूँ, ना मैं अब ऐसे का सोच पा रहा हूँ, तो दोनों जगह मेरी अटक गई, उसकी वजह से जो है डिले हो जाता है। और जो ऐसे का है आपको सिंपल रखना है यार ऐसे को, ठीक है। बेसिकली तो एवरेज मार्किंग होती है, किसी किसी को ज्यादा मिल जाता है, तो आप जाइए उसमें और आपके स्ट्रेंथ वगैरह आपको इसी से पता चल जाएगा कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है। सोशल इश्यूज, एनवायरनमेंट, ये सब पे ही आते हैं, तो कोई भी 4 टॉपिक आप उठाइए, उसको आप ब्रेक डाउन करिए, उस पर आप लिख दीजिए। कीप इट सिंपल, आप लोग को इतनी कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है यार। जब आप एग्जाम में जाओगे तो एड्रेनलिन रश भी होता है उस दिन, तो और थोड़ी आपकी स्पीड बढ़ जाती है 10-15%। तो आपको जस्ट खुद पे बिलीफ रखना है यार कि हो जाएगा। मैं आधा पेपर यहाँ से चालू कर लेता हूँ, स्टार्टिंग से आधा पढ़ लेता हूँ, फिर लास्ट का पहले करूंगा, इसमें क्या होगा यार, दिक्कत हो जाएगी। काफी ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हर्ष अपना। ठीक है, फाइन। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर समथिंग? भाई कोई तो बताओ कि हाउ वाज द पेपर? चंद्र प्रकाश भाई तुम बताओ, हाउ वाज इट? सर मेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे एक्चुअली। पैसे में थोड़ा टाइम लग गया था मेरे को, एक्सीड मतलब कर लिया था मैंने टाइम, 20 मिनट से ज़्यादा लग गया था मेरे को। और बाकी सर एक आर्ग्यूमेंट को शायद मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, तो उसमें मतलब अच्छा नहीं लिख पाया था। ठीक है। तो सर बाकी तो मतलब हो गए थे वैसे, ऐसे ग्रामर तो हो गई थी। देखो एक चीज याद रखना फॉर एवरीवन, देखो इट्स अ वन हिट वंडर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। पूरे साल आप लोगों ने मेहनत की है, बट एग्जाम के डे पे यू नो व्हाट हैपेंस इज कि इवन इफ यू मेक वन मिस्टेक, ठीक है, समवेयर जहां पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल जैसे बता रहे चंद्र प्रकाश की ट्रेसी में टाइम एक्सीड कर दिया, नाउ कंपेंसेट फॉर दैट जब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट 5 मिनट्स लेटर ऑन। तो कोशिश क्या करनी कि चलो एक जगह आपने 5 मिनट ज्यादा लगा लिए, डू नॉट थिंक मच ऑन दैट, बट नाउ आपके दिमाग में एक टिकिंग बॉम्ब होना चाहिए कि आप मुझे हर चीज थोड़े से कम टाइम में लिखनी जो मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो अगर आप प्रेसी पहले कर रहे हो और एसेस बचे हुए हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप अगर 20 मिनट्स में ऐसे लिखते थे, नाउ यू हैव टू फिनिश दैट इन 80 मिनट्स इन फॉर वन ऐसे, ठीक है। तभी वो कॉम्पेंसेट हो पाएगा, बिकॉज समथिंग हैज टू गिव सो दैट समथिंग एल्स कैन टेक। कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो जस्ट मेक श्योर कि समथिंग गोज रॉन्ग समवेयर, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप उसको आगे कंपेंसेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो 5 मिनट तुमने एक्स्ट्रा दिए, दैट इज अ रेड फ्लैग। एक जगह 5 मिनट ज्यादा लगे, दैट इज नॉट अ रेड फ्लैग, ठीक है। कॉम्पेंसेट फॉर दैट। तो अभी प्रैक्टिसेस हैं आगे, इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यस सर। एंड और कौन है भाई? रितु एंड वर्षा, तुम लोग बताओ, हाउ वाज योर टेस्ट? कैसा गया? फिनिश हो गया था टाइम पे? एंड हाउ वाज इट? रितु पहले तुम बताना। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताना। सर टाइम पे फिनिश तो हो गया था, बस वो स्ट्रक्चर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ऐसे को, और ठीक है, कोई नहीं, डायमेंशन थोड़े बिकॉज मिस हो रहे थे। ओके फाइन। देखो ऑप्टिमल ऐसे लिखना है, परफेक्ट तो नहीं लिख पाओगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, इसके लिए तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू। टाइम पे खत्म हो रहा है, सो दैट इज फाइन इनफ। एंड वर्षा तुम बताओ। सर जो पहला जो मॉक था उससे ज़्यादा अच्छा गया था, उसमें सर टाइम भी नहीं बचा था और उसमें 5 मिनट पहले हो गया था। तो ठीक है, देखो इफ समवन इज एबल टू फिनिश बिफोर हैंड, तो कोशिश क्या करनी है, गो थ्रू योर ग्रामर पोर्शन अगेन। ग्रामर में चेक कर लो कि इट शुड बी एब्सोल्युटली एरर फ्री, कहीं पे भी एक वर्ड का भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि एक भी मिस्टेक है किसी ग्रामर क्वेश्चन में तो इट इज जीरो। एंड जब एक बार आपने ग्रामर रिव्यू कर लिया, जस्ट गो ऑन टू द ऐसे पोर्शन। प्रेसी वगैरह देखने का कोई फायदा नहीं, ऐसे पोर्शन में जाओ एंड उसमें अंडरलाइनिंग वगैरह कर लो, थोड़ा सा कुछ लगता है और अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हो, बस वो काम कर लेना, ठीक है। सर देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक समवेयर इन योर ऐसे, उसको करेक्ट कर लो, ये सारे काम करने हैं अगर 5 मिनट 10 मिनट पहले खत्म होता है किसी का। एंड हर्षल यार तुम बताना, तुम्हारा कैसा हुआ था? हर्षल आवाज आ रही है तुम्हें? लास्ट अटेम्प्ट नहीं किया था तो छूट गया, ओके फाइन, आई थिंक दैट इज इनफ। तो डिस्कशन में इतना ही था, कोशिश ये करनी कि भी 3 मॉक टेस्ट और हैं,
सो जो भी अपने एरर्स रेक्टिफाई कर रहे हो आप लोग यार, उस पर ध्यान देना जहाँ पे भी गलतियां हो रही हैं। एंड कोई भी अगर किसी दिमाग में ऐसे कुछ अगर चल रहा है कि मैं कुछ ऐसे करता हूँ एंड ये कर लेता हूँ, तो उसको डिस्कस कर लो बिफोर एंड, ठीक है, सो दैट वी कैन गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑन द होल थिंग। प्रसून, तुम कुछ बताना चाहते हो यार? तुमने सबकी कॉपीज चेक की थी, तो हाउ इज योर ओवरऑल इवैल्यूएशन, कैसा चल रहा है सबका? सर इस पॉइंट में कोई क्रिटिकल कमेंट तो नहीं दूंगा, बस सबको इतना बोलूंगा कि जो भी टॉपिक है आप टॉपिक को समझिए और उसी पे लिखिए। आज काफ़ी लोगों ने टॉपिक मिस कर दिया था, स्पेशली आर्ग्यूमेंट में, तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस से लिख के ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं वापस आपका आंसर चेक कर लूंगा। स्पेशली जो सोसाइटी वाला जो इशू था, सोशल मीडिया वाला, काफ़ी लोगों ने वो गलत इंटरप्रेट किया था। 2 लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म वाला को गलत इंटरप्रेट करके पूरा आर्ग्यूमेंट उस पर लिख दिया था, ठीक है। और जो जेंडर इक्वालिटी वाला था, उसमें जेंडर इक्वालिटी स्टार्ट्स एट होम इशू था। तो ये 3 चीज जिसने भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया था, इट वुड बी एन गुड एक्सरसाइज फॉर यू टू रेक्टिफाई दैट एंड राइट इट अगेन एंड सेंड सो दैट आई कैन चेक इट टुमारो। ठीक है, वर्षा तुम कुछ बताना चाहते हो, बताना। डेटा गलत हो गया था इज व्हाट शी इज सेइंग। ठीक है, कहीं तो कुछ गलत होगा, हर चीज 100% करेक्ट नहीं होती, इट्स नॉट अ बिग इशू, हर जगह डेटा गलत नहीं होना चाहिए, 1-2 जगह तो इट इज फाइन। सर मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखा था, मतलब थोड़ा अलग हो गया था, मतलब थोड़ा ज्यादा ही अलग हो गया था। ठीक है, देखो यार, मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू गिव द मोस्ट एक्यूरेट डेटा। आपको बस एक आइडिया कन्वे करना है कि हाउ सीवियर और हाउ नॉट सो सीवियर द सिचुएशन रियली इज। सो फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, समथिंग है अराउंड लेट अस से 67-68% की रेंज में, आपको एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं आ रहा है, यू कैन राइट इट इन अ वे कि मोर देन 2/3, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। कोई चीज ऐसी है जो 55-56%, तो मोर देन हाफ लिख दो, इस तरह से अप्रोच करो डेटा को, ठीक है। अगर आपको इतना भी नहीं याद आ रहा, तो ऐसे लिख दो एन ओवरवेलमिंग पार्ट ऑफ द करके लिख सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू गिव एन एग्जैक्ट डेटा, ठीक है, वो तो हमेशा याद नहीं रहता है, बट यू नीड टू शो हाउ सीवियर द सिचुएशन इज, ठीक है, तो ऐसे अप्रोच कर सकते हो। यस सर, और सर रिपोर्ट में ऐसा हाइपोथेटिकल डेटा लिख सकते हैं क्या, जैसे कितने लोगों की डेथ हुई थी उस डिजास्टर में, ऐसा? यस, रिपोर्ट को देखो, व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, जो इंसिडेंट्स असली में हुए हैं उसमें तो यू हैव टू बी करेक्ट। अब पहलगाम में यू कैन नॉट से कि 126 पीपल हैव डाइड, ठीक है, वहां पे तो यू नीड टू बी एक्यूरेट। एयर इंडिया क्रैश हुआ था, उसमें यू कैन नॉट से कि 256 पीपल डाइड, उसमें सबको पता है इट इज 241। इफ यू हैव सम हाइपोथेटिकल इवेंट, लेट अस से कि सम लैंडस्लाइड इन द वेस्टर्न घाट्स, लिख दो यार कि लैंडस्लाइड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट क्लेम 12 लाइव्स, हु इज गोइंग टू चेक दैट, कब हुआ था, जस्ट डोंट मेंशन द एग्जैक्ट डेट एंड ऑल। कोई फेमस इवेंट है उसमें तो यू हैव टू बी टेक्निकली करेक्ट, ठीक है। यस सर। लालू, तुम पूछना क्या बता रहे थे? सर मेरे साथ यही सर कंप्लीट नहीं होगा, और सर मुझे जो आप वन वर्ड वाले दे रहे हैं सर समझ नहीं सर। भाई तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। सर वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया सर, सर आवाज आ रही है? इफ आई एम गेटिंग यू करेक्टली, तो तुम कह रहे हो कि टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, फाइन। एंड और सर जो आप सर वन वर्ड वाले जो दे रहे हो सर ग्रामर, मेरे को मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, वो मतलब क्या? हाँ, थोड़े से टफ है यार, मैं टफ दे रहा हूँ उनको, सो मे बी यू आर नॉट एबल टू राइट देम, बट वो तो वोकेबुलरी का पार्ट है, सो वोकेबुलरी हैज टू बी डेवलप्ड द होल ईयर राउंड, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि कर पाओगे उनको। कुछ तो कर ही लेंगे यार, ठीक है। हर्षल, तुम बताओ, तुम कह रहे थे कि क्या स्ट्रेस रिलीफ पर समथिंग यू वर सेइंग, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है। अच्छा, उसको टेंशन हो रहा है एंड स्ट्रेस रिलीफ चाहिए, भाई प्रश्न तुम ही कुछ बता पाओगे, आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। कुछ नहीं यार, मतलब मैं तो खेलने जाता था, मैं फुटबॉल खेलता था, सो इट हेल्प मी अ लॉट। तो आप भी ऐसा कुछ करिए। एंड कितना घंटे आप पढ़ाई करते हैं यार? 8-10 घंटे ही पढ़ाई करते हैं ना दिन में, कुछ टाइम तो फ्री मिलता है, गो प्ले सम नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, मतलब बैडमिंटन खेल लो, कुछ खेल लो, रिलैक्स करो यार, क्योंकि प्रेशर तो होगा ही।
नो प्रेशर नो डायमंड्स। सेलेक्ट हो जाएगा तो और भी प्रेशर होगा, एकेडमी में तो और प्रेशर डालेंगे। यू हैव टू ऑलवेज बी रेडी। आई जस्ट से वन थिंग, देखो प्रेशर किसी को हो रहा है तो जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक्स यार, ठीक है। कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप के साथ मत रहना, बस गो समवेयर आउट, वो बेस्ट होता है। गो समवेयर, यू नो, डिस्ट्रैक्शन चाहिए बट ऐसा डिस्ट्रैक्शन मत ले लो कि सोशल मीडिया खोल लिया एंड उस पे भी वही देख रहे हो, वो जस्ट वर्क्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। तो कोशिश ये करना है कि जैसे बोल रहा है प्रसून वैसे कर लो, कुछ खेलते हो तो खेल लो, नहीं भी खेलते हो जाओ या चाय की टपरी पे बैठ जाओ, 10 मिनट चाय वाय पियो, आराम से बन मस्का खाओ, ये सब करो, ठीक है। जस्ट डोंट स्टिक विद योर डिवाइसेस, ठीक है। तो दैट इज इट, कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रसून थैंक्स यार, काफी अच्छा इनपुट दिया है। ठीक है, सब लोग को नेक्स्ट टेस्ट का मैं अनाउंस करता हूँ एंड वैसे ही कर लेंगे। कोशिश ये करना है सबको कि ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स राइट नाउ, बिकॉज एक्सपीरियंस इज एन एक्सपेंसिव टीचर, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम डे पे जाके एक्सपीरियंस ले रहे हो, उससे बेटर है यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लो जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, एंड अप्रोच दीज वेरी सीरियसली। ऐसे मत करो बिकॉज यार बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, मेरा भी एफर्ट लग रहा है, प्रसून का तो बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, बिकॉज वो पूरे दिन, मुझे पता है इतनी सारी कॉपी मेरे से नहीं हो पाती, उसने पूरे दिन चेक किया होगा, एंड दैट टू यार हम लोग अभी क्वेश्चन पेपर सेट करना ये वो अकेले ही कर रहे हैं। तो यार जस्ट मेक श्योर कि ऑल ऑफ दिस डज नॉट गो इनटू वेन, आप लोग जस्ट टेक दिस टेस्ट सीरियसली, ठीक है। एंड जो भी जैसे अभी कल टेस्ट हुआ था, डिस्कशन हुआ है, ट्राई टू स्पेंड टाइम सम टाइम विद दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आज एक काम नया किया था कि जो भी क्वेश्चन टेस्ट में आए थे उनका मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू टाइप का ग्रुप में डाल दिया है, दीज आर बुलेट पॉइंट्स, एंड उसमें आप लोग देख रहे हैं ना कि क्या क्या चीजें लिखी है। मुझे जो इंपॉर्टेंट लिखा था मैंने लिख दिया है, प्रसून ने जो भी चीजें शेयर की थी वो वीसी में है, यू कैन लेटर ऑन रेफर दिस वीडियो एंड ट्राई टू एनरिच योर कंटेंट। हो सकता है जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ आए, हो सकता है कि जो सेम पॉइंट्स वो आप कहीं और यूज कर लो, बट जस्ट बी क्लियर ऑन दिस थिंग कि जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं, वी हैव स्पेंट आवर कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑन दैट, हमने दिमाग लगाया है, कुछ सोच के आपको बता रहे हैं। सो जस्ट डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील, इस पे आगे डेवलप करो अपनी चीजों को, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम दीज एंड इसके आगे जो नेक्स्ट टेस्ट देना है, बिल्ड ऑन योर लर्निंग्स, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, और ख्याल रखना सब लोग। हाँ बताना, कमेंट सेक्शन में क्वेरी है सर। किसका है यार, बताना एक बार, मैं देखता हूँ। लालू कह रहा है यार हिंदी के ऐसे, यार हिंदी सर के वो ऐसे इवैल्यूएशन सर, हाँ सर बता दीजिए तो लिख के सर आपका स्वागत, ठीक है कि नहीं? भाई देखो, अब इवैल्यूएट एक एक कैसे करना तो मुश्किल है। प्रसून ने तो हिंदी का नहीं किया होगा, मैंने हिंदी का इसका दुधेश्वर का देख लिया था, बाकी चलो मैं तुम्हारा देख के मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। सर वो मैं ही हूँ सर, वो मेरा वहाँ पे निकनेम से ईमेल आईडी बनी हुई है। ओके फाइन, मुझे लगता भाई देखो मैंने तुम्हारा इवैल्यूएट किया था, चलो आई जस्ट टेल यू राइट नाउ, चल बता देता हूँ मैं तुम्हें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तुम्हारा किस पेज पर है यार, मुझे बताना एक बार। सर शायद 80s के 80s तक 80s में। आई थिंक तुम्हारा था, यस आई थिंक पेज नंबर 58 पे है तुम्हारा, यस मैंने देखा था, जस्ट होल्ड ऑन। यस सर 58 से। हाँ देखो जो पहला तुमने लिखा था अपहीवल्स इन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो तुमने क्या किया, यू टॉक मच अबाउट द पास्ट, इंडिपेंडेंस के बाद से क्या क्या हुआ था इसकी बात करो, वो सब नहीं करना है, जस्ट कम टू द प्रेजेंट आफ्टर द इंट्रो, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन क्या कहता है, अपहीवल्स इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज मेकिंग टास्क ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी मोर चैलेंजिंग। तो ये पुरानी बातें नहीं कर रहा है, उसकी बात मत करो, ठीक है। कम टू द प्रेजेंट, पहले तो तुम्हारे में एक ये दिखाता मुझे, देन नेक्स्ट तुमने अलग अलग इश्यूज की बात नहीं की है, यू हैव टॉक्ड मोर ऑन द इजराइल हमास एंड रशिया, केवल उसकी बात नहीं करनी है यार, ठीक है। कवर द वैरायटी ऑफ इश्यूज, जो भी मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उन सबको कवर कर लो, एंड इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, इंडिया ने कैसे टैकल किया, इसकी बात करनी है, ठीक है। एंड ओवरऑल तुम्हारा ग्रामर अच्छा था यार, रिटन स्किल्स भी ठीक है, बट रेलेवेंस मिसिंग लग रहा था मुझे, ठीक है। एंड इसके बाद तुमने लिखा है नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस,
तो जैसे बताया कि भाई 2 लेवल पे चेंज के साथ डील करना है, बोथ इन द पर्सन एज वेल एज द एनवायरमेंट, ठीक है। तुमने केवल कंडीशंस एंड एनवायरमेंट की बात की है, पर्सन में चेंज की बात नहीं की हुई है, तो वहां पे थोड़ा सा लैकिंग था ऐसे। सेकंड, एंड देन जेंडर इक्वालिटी बिगिंस एट होम वाला जो था ऐसे, तो यार फ्रेमवर्क मैंने दे ही दिया था इसका तुम्हें, ठीक है। अब इसमें बेसिकली बहुत सारे डायमेंशंस कवर नहीं किए थे, है ना, वो दिक्कत थी तुम्हारे साथ। एंड देन ग्रोइंग मेन्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, तो प्लास्टिक का तुम्हारा मतलब ऐसे ओवरऑल अच्छा लिखा हुआ था, बट व्हाट यू कुड हैव डन इज कि स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते थे अपना, जैसा कि मैंने बताया था कि तुम प्लास्टिक्स के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स के साथ डील करना है बेसिकली, ठीक है। एंड यू हैव टू शो कि ग्रोइंग मेनेस है ना, तो उसको दिखाना है, जनरल बातें मत करो उसकी, ठीक है। एंड बाकी ग्रामर में यार बहुत दिक्कत थी तुम्हारी, मैं जस्ट बता देता हूँ। तुमने जो था शी एक्सक्लेम्ड में, तो वहां पे यू शुड हैव मेंशन्ड सम पॉजिटिव, तुमने अलास लिख दिया उस पे, जो कि एक सौरो का होता है। देन जो एक क्वेश्चन था ये वाला, यू वरंट प्रेजेंट देयर वर यू, पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, तुमने केवल वर यू लिख के छोड़ दिया है। एंड देन he was so drunk that he could not walk straight, straight की स्पेलिंग गलत कर दी, just had to copy the spelling from the question itself ना, do not get it wrong। एंड बहुत ऐसी गलतियां की हुई है ग्रामर में, ठीक है, तो ऐसी गलती मत करो। स्पेंड द टाइम मेटिकुलसली इन ग्रामर, जितना ग्रामर पे ध्यान दोगे डायरेक्ट मार्क्स फेच होते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर केयरफुल विद इट, सीधे बैठे बैठे एक एक नंबर मिलेंगे यार क्वेश्चंस में। एंड सोचो ऐसे में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक नंबर के लिए। सो डू नॉट टेक द ग्रामर पोर्शन लाइटली। तुमने क्या किया है कि यू हैड द राइट कंसेप्ट, बट तुमने उसको अप्रोच गलत तरह से कर दिया है, ठीक है। तो बी पेशेंट, स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चन एंड डू नॉट रश इनटू गेटिंग इट राइट। अरे ये तो आता, मैं कर देता हूँ, ऐसे मत करो। सो दैट इज इट। मैं एक सोच रहा हूँ आई विल कीप अ वीसी, या फिर मैं केवल डिस्कशन रख लूंगा प्रसून के साथ, जिसमें यू नो आई विल टॉक अबाउट, जैसे लास्ट टाइम जो जस्ट एग्जाम के बाद एक वीसी ली थी, सो उसमें मैंने सबसे बात की थी कि क्या क्या गलतियां हुई थी उनसे एग्जाम डे पर। सो आई वांट टू कीप अ सेशन ऑन दैट कि गलतियां क्या होती हैं एग्जाम डे पे। तो प्रसून अगर तुम रेडियो, तो एक सेशन रख लूंगा तुम्हारे साथ केवल, जस्ट 1-on-1, उसमें विल जस्ट गो थ्रू दीज मिस्टेक्स व्हिच पीपल डू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, ठीक है। ओके सर। So thank you everyone for attending, and a big thanks to Prasoon for helping in such a great manner, ठीक है। कोशिश ये करनी है, do not lose your nerves in this time, crucial time चल रहा है, just keep your vision clear and stay on the right track. So thanks for attending, see you later, bye.